नमस्कार विद्यार्थियों। मोहन राकेश प्रणीत सरसित नाटक लहरों के राजहंस कहना चाहिए मुझे, लहरों के राजहंस का हम अध्ययन कर रहे हैं। और प्रथम अंक में हम पढ़ रहे हैं कि सुंदरी जो नंद की भार्या है, पत्नी है, वह कामोत्सव का आयोजन कर रही है। दूसरी ओर बुद्ध पधारे हैं और बुद्ध से दीक्षा लेने वाली है बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जो रिश्ते में इसे सुंदरी की जेठानी लगती है। तो इसी क्रम में वो सुंदरी है, वैसे हार के रूप में देख रही है कि नहीं, ये अगर संन्यास मार्ग है ये ठीक नहीं है, ये तो असफलता है, दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं था शुद्धोधन और यशोधरा का, इसलिए शुद्धोधन सन्यासी बन गए और उनके प्रभाव में आकर यशोधरा अपने केश कर्तन कटवाएगी, बाल वाल कटवा करके और साधु भी बन जाएगी। ये ठीक नहीं है, ये एक प्रकार से इनके वैवाहिक जीवन की विफलता का परिणाम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तो जीवन के भोग को स्वीकार करने वाली हूँ। ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसी क्रम में जो पूरे राज भवन में तैयारियां चल रही उत्सव की, उन्हीं तैयारियों के दौरान ये होता है कि कमल ताल है, वहाँ जो राजहंसों का जोड़ा है, उस पर श्यामांग जो अर्धविक्षिप्त पात्र है इस नाटक का, राजसेवक है, वो पत्थर फेंकता है। इससे सुंदरी क्रुद्ध होती है और अलका जो उससे श्यामांग से प्रेम करती है, वह उसे बचाना चाहती है कि तुम माफ़ी मांग लो कि तुम्हारा मन कहीं और था, गलती से तुम्हें पत्थर फेंके गए तो शायद तुम्हें क्षमा कर दिया जाए। लेकिन श्यामांग तो अर्धविक्षिप्त अवस्था में है, अर्ध चेतनावस्था में है, अध पागल है। वो कहता है कि अगर मेरा मन कहीं और होता तो फिर मैं छाया देखता कैसे, मैंने तो छाया से राजहंसों को बचाने के लिए पत्थर फेंके थे। लेकिन सुंदरी इससे क्रुद्ध होती है और सुंदरी बोलती है, नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था, तुम्हें आज सचमुच एक छाया ने घेर रखा है। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब भी वह छाया तुम्हारे सिर पर मंडरा रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं है, आज के आयोजन में वह छाया तुम में से किसी को न घेरती तो अवश्य मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे उस छाया से बचाए रखने का उपाय यही है कि कुछ समय के लिए तुम्हें दक्षिण के अंधकूर कूप में उतार दिया जाए। दक्षिण दिशा में जो अंधेरा कुआं बना हुआ, सूखा कुआं, उसमें तुम्हें डाल दिया जाए। अलका अव्यवस्थित होती है, नहीं देवी, सुंदरी बोलती है, उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देकर, वहाँ तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और वह छाया भी तुम्हारे पास नहीं भटकने पाएगी। फिर दाईं ओर देख करके, जो भी द्वार पर हो श्वेतांग से कह दो कि मैं उसे यहाँ बुला रही हूँ। और श्यामांग से, श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुँचा आएगा, तुम्हें जो अंधकूप है उसमें उतार आएगा। श्वेतांग दाईं ओर से आता है और अभिवादन पूर्वक बोलता है, देवी, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी। तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी? हाँ देवी। तो एक काम तुम्हें और करना है। तुम्हारा सहयोगी श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है, इसे उस छाया से मुक्त करने के लिए। श्यामांग आंखें झपकाता बोलता है, छाया वहाँ है देवी, कमल ताल पर। जब मैं यहाँ से चला तब भी वह। श्वेतांग ध्यान से श्यामांग को देखता हुआ, मुझे लगता है देवी। सुंदरी बात पूरी नहीं सुनती। राजसत्ताओं की विशेषता है, जो प्रभुत्वशाली लोग हैं उनकी विशेषता है कि अपने से छोटों की, अपने से निचले लोगों की, अपने से जो हीनतर लोगों की बात तक नहीं सुनते, बात काट देते हैं। सबसे बड़ी सत्ताओं की यही तो समस्या होती है कि आम जन की व्यथा कथा उनसे सुनते तक नहीं, दूर करना तो बहुत बड़ी बात है। सुंदरी कहती, तुम्हें जो भी लगता हो आकर कहना, पहले इसे ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ाओ। खड़े क्यों हो, जाओ और जाकर आदेश का पालन करो। श्वेतांग जाकर श्यामांग के बाएं हाथ में, श्यामांग की बाह हाथ में ले लेता, बाह पकड़ लेता है बाजू से, और श्वेतांग बोला, आओ श्यामांग। श्यामांग कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ श्वेतांग, मैं कुछ सोच नहीं रहा था, मुझे याद था तुमने कहा था कि, शुरू में आप पढ़ा हो तो याद होगा आपको कि श्वेतांग माना करता है कि कुछ भी मत सोचो, तुम सोचते बहुत हो, जो ये जो पिच्छियाँ पत्तियाँ अलग करो ये भी तुमसे नहीं हो पा रही है, पुष्प अलग कर रहे हो, पंखुड़ियाँ ये भी नहीं हो पा रही, इतना सोच क्यों रहे हो, विचार मत करो, हमें तो वही करना है जो हमें आदेश मिलता है। सुंदरी कहती, इसे ले जाओ, मैं इसकी अनर्गल बातें और नहीं सुनना चाहती। श्वेतांग श्यामांग को बाईं ओर से बाहर ले चलता है।
श्वेतांग चलते चलते कहता है, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामांग। तुम्हें लगता है मैंने कुछ कहा था तो वह केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। श्यामांग कहता है, तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था, सच कुछ नहीं कहा था, तो फिर मुझे क्यों लग रहा था कि अंतिम शब्द बाहर जाकर खो जाते हैं। सुंदरी मत्स्याकार आसन की ओर जाती है। अलका आहत सी अपने स्थान पर रुकी रहती है। सुंदरी कहती है, न जाने क्यों इस व्यक्ति को देखकर सदा उलझन होती है। जब ये ऐसा कुछ नहीं करता तब भी जैसे मेरे हर विचार, हर कार्य के सामने यह एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा होता है। इसकी आंखों का भाव ही ऐसा है कि सहसा अलका पर दृष्टि पड़ जाती है। तुझे क्या हुआ है अलका, तू वहाँ इस तरह क्यों खड़ी है। अलका अपने को सहेजने का प्रयत्न करती हुई बोलती है, हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही बस। ऐसे ही बस? ऐसे ही बस क्या? तेरे चेहरे से तो लगता है जैसे इधर आ मेरे पास। अलका अपनी डबडबाई आंखें झपकती हुई उसके पास आ जाती है। अलका है वो श्यामांग से प्रेम करती है, लेकिन चूंकि वो बेचारी सामान्य महिला है, उसकी सेविका है रानी सुंदरी की, इसलिए कुछ कर नहीं पाती। बात ने क्या बात है, तू क्या फिर से अपशकुन की बात सोच रही? अलका आंखें झुकाकर बोलती, नहीं देवी, मैं केवल ये सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया है शायद जानबूझ कर नहीं किया। तू श्यामांग के लिए कर रही है? फिर कुछ तीखी स्वर में बोलती, तो तू विश्वास करती है कि उसने सचमुच कोई छाया देखी है? नहीं, छाया की बात में विश्वास नहीं करती, परंतु कितने दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है। सुंदरी सोचती हुई बोलती, तो तू कहना चाहती है कि उसने जो कुछ किया है वो उन्माद में किया, पागलपन में किया है? अलका, उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया। मैं कब से देख रही हूँ कि वह अपने अंदर ही अंदर कहीं खोया जा रहा है, कि उसकी मन में कुछ ग्रंथियाँ सी उलझ गई हैं, जिनके कारण वह उसे सहानुभूति और उपचार की आवश्यकता है। राकेश ये कहना चाहते हैं कि कई बार व्यक्ति बहुत उदास होता है, व्याकुल होता है, तो उससे डांटने फटकारने की अपेक्षा उसके साथ सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए। तो हो सकता है उसकी मनस्थिति, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन उसे जितना डांटोगे, जितना दबाओगे, परेशान करोगे, भय दिखलाओगे, उसकी समस्या अधिक से अधिक बढ़ती जाएगी। देवी, मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कोई ऐसा कुछ कर सके जिससे वह। सुंदरी कहती है, तो तू कहना चाहती है कि, परंतु तेरे कहने का अर्थ कहीं ये तो नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कहने का अर्थ शायद इतना ही है कि उसकी ठोड़ी को छूकर उसका मुंह अपनी ओर कर लेती है। अच्छा बता, तू उससे प्रेम तो नहीं करती? अलका होंठ काट कर सिर झुका लेती है। ओह, मैं नहीं सोचती थी कि तू किसी से प्रेम करती है तो उस तरह के सपने कैसे देखती है, सूखे सरोवर वाले, पत्तों वाले, ऐसे सपने क्यों देखते? जो प्रेम में हो उसे तो सुखद सपने, सुहाने सपने देखने चाहिए। और श्यामांग क्या ऐसा व्यक्ति है जिससे तेरे जैसी लड़की प्रेम करे? पर ये शायद बात पूछने की नहीं। अच्छा ठहर, मुझे थोड़ा सोचना होगा। झूले की ओर जाती हुई, सोचना होगा कि तेरा और उस व्यक्ति का संबंध। पर सुन, अलका उसके पास आती, तुझे सचमुच विश्वास है कि तू उससे प्रेम करती है? अलका जैसे कुछ भी कह पाने में असमर्थ आंखें दूसरी ओर हटा लेती। सुंदरी फिर बोलती है, और चाहती है कि उसे इस तरह का दंड नहीं दिया जाए? तो देख, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। तू जानती है मैं तुझे कितना चाहती हूँ, तेरी भावना के लिए मैं। परंतु अलका, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि उसने जो किया है जानबूझकर नहीं किया। मैं अब भी सोचती हूँ कि पर शायद ठीक नहीं सोच रही। अच्छा, तू जाकर शशांक से कहे कि उद्यान में अतिथियों के आसन लगाने से पहले एक बार आकर मुझसे बात कर ले। श्वेतांग लौटकर आता है तो मैं श्यामांग के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ। हल्के से अलका का कंधा थपथपाती है। अलका सिर झुकाए दाईं ओर से चली जाती है। फिर सुंदरी अंतर्मुख भाव से अपने आप से बात कर रही है। सच, एक ही व्यक्ति को लेकर कैसे विरोधी भावनाएं जागती हैं अलग अलग लोगों के मन में। सुंदरी उस पर गुस्सा कर रही है, अलका उसी से प्रेम कर रही है। अलका उससे प्रेम करती है। स्वयं कुमार के मन में भी उसके लिए विशेष स्नेह और अनुराग है। कुमार कौन? राजकुमार नंद। जब भी अकेले होते हैं, राजकुमार नंद जो सुंदरी के पति हैं, जब भी अकेले होते हैं उसे पास बुलाकर देर देर तक उससे बात करते रहते हैं श्यामांग से। परंतु मुझे क्यों उससे चिढ़ होती है,
क्यों लगता है कि वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं, दो आँखों का एक अनचाहा भाव है जो हर समय इस घर की हवा में घुला मिला रहता है। इस बीच नंद सामने के द्वार से आता है। स्वयं जो राजकुमार नंद है, सुंदरी का पति है, वो सामने के द्वार से आता है। उसके चेहरे से थकान झलकती है। वह एक बार सुंदरी की ओर देखकर सीधा मदिरा कोष्ठ की ओर बढ़ जाता है, जहाँ शराब खाना है वहाँ बढ़ जाता है। सुंदरी उसका आना लक्ष्य नहीं करती, देख नहीं पाती और अपने आप से बातें कर रही है सुंदरी। और आज का उसका प्रमाद, इसने कितनी बड़ी लापरवाही की। प्रमाद, लापरवाही क्या सचमुच अकारण ही था? अलका ऐसा समझती है, परंतु मेरा मन क्यों उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मुझे क्यों लगता है कि नहीं, अब अलका से कह दिया है तो जैसे भी हो ठीक है, उसे यहाँ स्वीकार करना ही होगा। हाँ, इतना अवश्य देख लेना होगा कि नंद है वो 2 घूंट मदिरा पीकर और चषक रखता है, चषक प्याला, मदिरा का प्याला रख देता है। तो सहसा उसका ध्यान उस ओर चला जाता है। सुंदरी का ध्यान नंद की ओर चला जाता है, अपने पति की ओर चला जाता है। आप कब आए? अभी आया हूँ। और मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी कि नंद उसकी ओर आता है। क्या सोच रही थी? नहीं आऊँगा, ऐसा मैं सोच सकती थी। सोच रही थी कि शायद आखेट में बहुत दूर निकल गए, आखेट शिकार। डर रही थी कि सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही ना हो। नंद अंतर्मुख भाव से बोलते हैं, अंत में आने वाला अतिथि? फिर विश्राम की मुद्रा में चबूतरे पर बैठ जाता है और बोलता है, जानता था कि तुम प्रतीक्षा में होंगी, इसीलिए मैं तुम्हें सचमुच लगा कि लौटने में मुझे बहुत देर लग गई। नहीं लगी? आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे? ध्यान से उसे देखती हुई बोलती है, इस तरह थके हुए क्यों लग रहे हैं? इसीलिए कि थक कर आया हूँ। नंद कहता है कि थका हुआ इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि थक के आया हूँ। दिन भर एक मृग का पीछा किया परंतु वह हाथ नहीं आया। जाने कैसा माया मृग था वह। बड़ी एक छोटी छोटी घटना है नाटक में, वे बड़ी प्रतीकात्मक महत्व वाली है। हम जो जीवन में ऐसे ऐसे माया मृगों के पीछे तो दौड़ रहे हैं और वो हमें जब मिल नहीं पाता, हम उसका शिकार नहीं कर पाए, मतलब उसे प्राप्त नहीं कर पाते, कोई सपना पूरा नहीं हो पाता, तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम थक से जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है उसका आनंद नहीं ले पाते, उसका सुख नहीं उठा पाते। किंतु जो चीज़ हम पाना चाहते हैं और हमें वो अब तक मिली नहीं, उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। सुंदरी कहती है विदग्ध स्वर में, दुखी स्वर में बोलती है, ये तो कभी नहीं हुआ कि आपका आखेट आपके हाथ से निकल जाए। आज ये क्या हो गया? नंद है बिना उस स्वर की ओर ध्यान दिए बोलता है, हाथ से निकला भी तो नहीं, सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। शरीर उतना नहीं थका हुआ जितना मन थका हुआ है। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इसका मन को उतना खेद नहीं इसका जितना इसका कि जब थक कर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी दूर आगे हुए मरा दिखाई दे गया। बाण से मृग नहीं मर पाया, भागता रहा, लेकिन बाण से मृग नहीं मरा, इस बात से इतना दुख नहीं हुआ। दुख इस बात से हुआ कि जब मैं खुद थक गया और मुझे लगता कि ये शिकार हाथ नहीं लगेगा, तो वापस थक के मैं लौट रहा था तो रास्ते में वही मृग खुद अपने दौड़ने से थक करके गिर गया और वहीं मरा हुआ मिला। मुझे इस बात का दुख हुआ कि मैं इसका शिकार नहीं कर पाया और ये स्वयं अपना ही शिकार होगा। अपने बचाव में बेचारा दौड़ रहा था और स्वयं थक के मर गया। तो एक विशेष प्रकार की विरक्ति, एक करुणा, एक खास तरह की बेचैनी मन में उठ रही है इसी बात से। इसलिए मेरा मन, तन से ज़्यादा मन थका हुआ लग रहा है। सुंदरी कहते हैं, किसी और की बाण से आहत हुआ है? आपके बाण से नहीं मरा तो कोई और शिकारी होगा, उसकी बाण से मरा होगा? नहीं, किसी की बाण से आहत नहीं हुआ, अपने ही थकान से मर गया। बाण से क्षत विक्षत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि मेरे रोज का काम है बाण से घायल मृग को, बाण वृद्ध हरिण को देख करके, और मेरे मन में कोई करुणा नहीं जागती है। तो रोज का काम है, मैं रोज मारता हूँ वन्य पशुओं को, और होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की से अनुभूति कि हाँ मैं इसके पीछे दौड़ रहा था, इसे मैंने मार डाला, मैंने प्राप्त कर लिया और इसे घर ले जाके पका के खा लूँगा। लेकिन परंतु बिना घाव अपने ही क्लांति से, क्लांति थकान, अपनी ही थकान से मेरे मरे मृग को देखकर न जाने कैसे लगा। उसी से अपना आप इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि सुंदरी कहती, थोड़ी मदिरा और ले लीजिए, मन स्वस्थ हो जाएगा।
चित्त है वो उधर से हट जाएगा। यानी कैसा जीवन है देखिए राजमहल में, एक निर्दोष प्राणियों को मारना है, मार के उनको खाना है, आगे शराब पीनी है और अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने भोग विलास के लिए चाहे जितना जनता से प्राप्त जो कर है, धन है, उसका अपव्यय करना है। नंद कहता है नहीं, अभी और नहीं लूँगा। उठकर टहलता हुआ, सच में कभी सोचता तक नहीं था कि एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। एक सजीव मृग का जितना प्रभाव नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा उस मरे हुए मृग मुझे याद आ रहा है, उसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ रहा है। लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वह आशंका से कांप जाएगा और उठकर भाग खड़ा होगा। ऐसा एकदम जीवंत लग रहा था, जैसे लगता है तुरंत मरा हुआ मृग है और लगता है कि जो ही मैं उस मृग के पास जाऊँगा वो उठ के भाग जाएगा। आखेटकों ने उसे उठा लाना चाहा तो मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि उसे वहीं पड़ा रहने दो, उसी रूप में मृत और जीवित। मृत है लेकिन और जीवित कैसे? जीवित जैसा लग रहा है, मन के भीतर वो जिंदा है। सहसा सुंदरी की दृष्टि के प्रति सचेत होकर अचानक नंद को अपने रो में, अपने मनोयोग में नंद बोले जा रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि सुंदरी उसी की ओर देख रही है। जानता हूँ इस समय मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, सोचकर यही आया था कि कम से कम आज की रात ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा जो तुम्हें अच्छी न लगे। परंतु ये घटना इस तरह मन पर छा रही थी कि श्रेष्ठा से मुस्कुराता है और बोलता है, पहले भी तो कई बार मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता, तुम तो प्राय ये दोष मुझ पर लगाती हो कि मुझे बात करनी नहीं आती, मैं अनवसर की बात करता हूँ, सही प्रसंग के अनुकूल बात नहीं कर पाता। इस तरह से पति पत्नी में संवाद चल रहा है। शेष अंश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।